हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कांग्रेस ऑफ वियना एंड जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कांग्रेस ऑफ वियना है, ये नेपोलियनिक वार के बाद बैठी थी ये। और ये जो कांग्रेस ऑफ वियना है, इसका काम ये था कि नेपोलियनिक वार के बाद यूरोप में किस तरह से आगे देशों को रीअरेंज किया जाए। क्योंकि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसे हम रेवोल्यूशनरी वार कहते हैं। ये 1792 से लेकर 1814 तक इन्हें फ्रांस रेवोल्यूशनरी वार के नाम से इस दौर को जाना जाता है। इस दौरान यूरोप के जो देश थे, उनकी बाउंड्री में काफ़ी चेंजेस हुए थे। जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि किस तरह से नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर को ख़त्म करके वहाँ पर एक नया कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन नाम के देश को जन्म दिया था। इसके अलावा उसने प्रशिया को हरा के डची ऑफ वारसाव उस क्षेत्र में अस्तित्व में लाया था, उस देश को। तो ये सब चेंजेस नेपोलियन ने किए थे। तो इसका काम यही था इस कांग्रेस ऑफ वियना का, कि किस तरह से जो नेपोलियन ने जो फेरबदल किया है यूरोप के नक्शे में, उसको किस तरह से वापस पुराने वाले सिस्टम में लाया जाए। पुराने वाला जो 1792 से पहले वाला यूरोप का नक्शा था, उस नक्शे को दोबारा से लाया जाए। ये इस कांग्रेस ऑफ वियना का काम था। अब ये कांग्रेस ऑफ वियना के जो लोग थे जिन्होंने इसमें भागीदारी की, वो कौन से मानसिकता के लोग थे? ओल्ड स्कूल, पुराने समय को ये वापस लाना चाहते थे। जो नेपोलियन ने रिफॉर्म किए थे, उस रिफॉर्म को ये वापस करके पुराना वाला सिस्टम लाना चाहते थे। अब पहले ये कौन कौन देश इसमें शामिल थे? मुख्य ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रसिया, इंग्लैंड और फ्रांस। इन सब देशों ने कोalition बना के नेपोलियन को हराया था। तो ये 5 देशों ने इसमें भागीदारी ली। और इनमें ऑस्ट्रिया का नेतृत्व किया था फ्रांसिस वन और मैटरनिक ने। प्रशिया का नेतृत्व किया था फ्रेडरिक विलियम थर्ड और प्रिंस वॉन हैडनबर्ग ने। रसिया का अलेक्जेंडर वन ने। और इंग्लैंड का विस्काउंट कैस्टर रियक ने। और फ्रांस का टेलीरैंड ने। ये लोगों ने बैठ के यहाँ पर निर्णय लिए थे। अब इनको फ्रांस रेवोल्यूशन का जो प्रभाव अभी हमने देखा था कि उसको इन्होंने किस तरह से वापस किया। जैसे कि इन्होंने जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, नेपोलियन ने डेमोक्रेटिक विचारों का प्रचार किया था। तो ये डेमोक्रेटिक जो अधिकार थे लोगों को, जो नेपोलियन द्वारा दिए गए थे, उसको इन्होंने वापस डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ है उसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। इसके अलावा ये नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के भी खिलाफ थे। इसका मतलब क्या है? हमको पता है कि पार्टीशन ऑफ पोलैंड के तहत प्रशिया ने बहुत बड़े हिस्से में, जो पोलैंड का था पहले, उसमें कब्जा कर लिया था। अब अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत क्या होना था कि इस क्षेत्र में चुनाव होना था। और जो पोलैंड का हिस्सा था पहले, जिसको प्रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया था, उसमें क्या होना था? चुनाव। अगर चुनाव के तहत लोग यहाँ पर चुनते कि उनको आज़ाद देश चाहिए अपना, कि वो प्रशिया में खुश है, इसको हम सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो इन्होंने, ये जो नेता थे, इनको पता था कि अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों को अगर हम देने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया था, प्रशिया कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य है वो भी मल्टीनेशनल था, वहाँ भी अगर चुनाव होंगे तो वो भी टूट जाएगा। तो इनको ये पता था। तो इसी वजह से नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के खिलाफ थे ये नेता लोग। यानी कैसे कांग्रेस ऑफ वियना किस प्रकार से थी? रिएक्शनरी थी ये। रिएक्शनरी इसी चीज़ को कहते हैं कि जो चेंजेस का खिलाफ पॉलिसी जो लोग बनाते, उनको हम रिएक्शनरी पॉलिटिशियन या रिएक्शनरी देश या रिएक्शनरी विचारधारा, इसी को कहते हैं हम। लेकिन इनको ये भी बात पता थी कि हम सभी पूरा का पूरा हम सिस्टम इस समय से पहले नहीं ला सकते। 1792 से इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि हम पूरे चेंजेस को ख़त्म नहीं कर सकते। ये इनको पता था, इन सब नेताओं को। इसलिए उन्होंने कोशिश ये की कि किसी तरीके से हम बैलेंस बना के चलेंगे। बैलेंस बना के हम, कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि किसी तरीके से पुराना वाला सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, प्रैक्टिकल जितना हो सके उतना हम लाएंगे। तो ये बैलेंस एक तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर बना हुआ था, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था
ये चेंजेस इतने ज़्यादा हो चुके थे इस दौर में, फ्रांस रिएक्शनरी वार के दौर में, कि पुराना वाला सिस्टम 100% लाने का कोई चांस ही नहीं था। तो इस वजह से इनको मजबूरन बैलेंस बना के चलना पड़ा। जैसे कि होली रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था, नेपोलियन ने उसको 1806 में ख़त्म कर दिया था। तो इसको इन्होंने पूरा जो होली रोमन एम्पायर है, इन नेताओं ने इसको फिर से अस्तित्व में नहीं ला पाए। बल्कि इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो नेपोलियन द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया गया था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे जगह में जो कि होली रोमन एम्पायर के क्षेत्र में पड़ा करता था 1806 से पहले, इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने एक नया नाम दिया जिसको हम जर्मन कन्फेडरेशन कहते हैं। जर्मन कन्फेडरेशन, यानी इसी कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा जर्मन कॉन्फेडरेशन का जन्म हुआ। अब ये जर्मन कॉन्फेडरेशन किस तरह से अलग था होली रोमन एम्पायर से? होली रोमन एम्पायर लगभग 300 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इसमें एक बड़ा ऑस्ट्रिया था और दूसरा पर्सिया, बाकी सब छोटे छोटे थे। टोटल मिला के 300 थे। लेकिन जर्मन कॉन्फेडरेशन कितने देशों से मिलके बना? 37। इसमें टोटल संख्या 37 थी, यानी 300 से घट के अभी जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो क्षेत्र था इसमें अब 37 देश ही बचे। और इसके जो इतने कम देश क्यों बचे? क्योंकि नेपोलियन ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो छोटे छोटे राजाओं को नेपोलियन ने सत्ता से हटा दिया था। तो इसी वजह से 300 से बच के कितने बचे अब? 37। तो ये जर्मन कॉन्फेडरेशन का अस्तित्व इस कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा लाया गया। इसके अलावा जो रिफॉर्म नेपोलियन ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र में अपनाए थे उसको इन्होंने ख़त्म किया। जैसे फ्यूडलिज्म को नेपोलियन द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, फ्यूडलिज्म को फिर से इन्होंने अस्तित्व में लाए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी नेपोलियन ने इन क्षेत्रों को में दिया था जिसमें उसने कब्जा किया था, उसको भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया। लेकिन ये सब चीज़ नहीं ख़त्म कर पाए। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है कि रिफॉर्म काफ़ी हद तक तो इन्होंने नेपोलियन के हटा दिए थे, लेकिन ये अपना पुराना वाला सिस्टम जो कि डेस्पोटिज्म का था उसको अस्तित्व में नहीं ला पाए। यानी राजा 100% पावरफुल नहीं रहेगा, अब उसे कुछ ना कुछ पावर शेयर करनी पड़ेगी पार्लियामेंट के साथ। अब ये सिस्टम आगे चल के चला। और इसके अलावा हाँ, ये अगर हम इसकी अवलोकना करते हैं कि ये किस तरह से इस सिस्टम ने काम किया, तो इस सिस्टम ने यूरोप को शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी सफलता प्राप्त हो गई थी। इस कांग्रेस ऑफ वियना के तहत जो नक्शा यूरोप का बना था, लगभग 50 साल तक कोई बड़ी लड़ाई इस क्षेत्र में नहीं हुई यूरोप में। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ऑफ वियना में जो नेताओं ने फैसले लिए थे उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने में तो अच्छा काम किया था। 50 साल तक शांति व्यवस्था यूरोप में रही थी। अब इसमें ये है कि क्या चेंज हुए थे प्रशिया के, ख़ास तौर में प्रशिया को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। प्रशिया जो क्षेत्र है उसका अगर हम नक्शा देखें, प्रशिया एक यहाँ तक फ्रेडरिक द ग्रेट के शासनकाल में पर्सिया बहुत तेज़ी से फैला था, तो इतना बड़ा हो गया था, लगभग ये पूरा क्षेत्र पर्सिया के पास था। जो कि ये होली रोमन एम्पायर का पूरा नक्शा तो ये है, इतने क्षेत्र में पर्सिया का राज शासन आ गया था। किसके समय में? फ्रेडरिक द ग्रेट के समय में। और छोटा छोटा ये वाले हिस्से भी उसके पास थे। अब ये जो जर्मन जो यहाँ पर कांग्रेस ऑफ वियना बैठी थी उसने क्या फ़ैसला लिया? उसने पर्सिया को मजबूत बनाने का फैसला लिया। पर्सिया को और ज़्यादा मजबूत कर दिया उसने। अब पर्सिया को फ्रांस से जीता हुआ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जिसमें फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या किया, इस क्षेत्र को पर्सिया को दे दिया, ये वाला क्षेत्र। और इसको हम क्या कहते हैं? राइनलैंड। इस क्षेत्र का नाम है राइनलैंड। यहाँ पर एक वैली है रूहर, जिसको हम रूहर वैली कहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है, कोयला और लोहा। ये अब जब कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा ये क्षेत्र पर्सिया को दे दिया गया तो क्या हुआ फिर कि पर्सिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल आ गया था बड़ी मात्रा में। तो
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने से फ़ायदा ये मिला कि प्रशिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग गई और उसने ऑस्ट्रिया को भी पीछे छोड़ने लग गया। तो प्रशिया को कांग्रेस ऑफ वियना से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ये अब क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस ऑफ वियना ने क्यों ये क्षेत्र प्रशिया को दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रशिया को कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा इसीलिए दिया गया था क्योंकि कांग्रेस ऑफ वियना ये चाहती थी कि फ्रांस के आक्रमण को कोई ना कोई ऐसा मजबूत देश होना चाहिए जो रोक सके। यहाँ पर इधर की तरफ फ्रांस पड़ता है, ये फ्रांस शुरू हो जाता है इधर की तरफ से, तो इसी वजह से ये बॉर्डर वाला क्षेत्र प्रशिया को दिया गया ताकि अगर फ्रांस अटैक करता है तो मजबूत देश जो प्रशिया है वो फ्रांस के आक्रमण को रोक सके। तो इसी वजह से ये क्षेत्र प्रशिया को मिला था। तो प्रशिया को सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा पहुंचा था। अब इसके अलावा कुछ जो पॉइंट है उन्हें हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया में क्या चेंजेस आए। ऑस्ट्रिया का अगर हम देखें नक्शा, ऑस्ट्रिया का जो नक्शा है उसके हिसाब से ऑस्ट्रिया हमारा यहाँ पर पड़ता है, इधर की तरफ है ऑस्ट्रिया है। कुछ क्षेत्र तो होली रोमन एम्पायर में, जैसे कुछ क्षेत्र तो उसका होली रोमन एम्पायर में था, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रिया एम्पायर का ऐसा है जो होली रोमन एम्पायर से बाहर पड़ता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रशिया का इस कांग्रेस ऑफ वियना से ये प्रभाव पड़ा कि उसका जब फोकस था वो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया। यानी अब उसका ध्यान इन क्षेत्रों में नहीं था कि जर्मनी के दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है। अब उसका ज़्यादा ध्यान यहाँ नहीं रहता था, अब उसका ध्यान इधर ईस्ट की तरफ चले गया जहाँ पर उसके दूसरे लोग रहते थे। जैसे कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो था मल्टीनेशनल एम्पायर था। मल्टीनेशनल एम्पायर कहने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते थे, जैसे जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग भी रहते थे और यूक्रेनियंस रहते थे, पोलैंड के लोग रहते थे, रोमानियन रहते थे, हंगरी के लोग रहते थे। तो अब ऑस्ट्रिया का ध्यान उनकी तरफ जाने लग गया और जो दूसरे जर्मन स्टेट है उसमें उसने कम ध्यान देना लगा वो। और ये ही इस जो फ्रेंच जो कांग्रेस ऑफ वियना थी उसका असर जर्मनी के क्षेत्र में इसी तरह से हमें देखने को मिला। तो यही था। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।